हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन डिफाइन पर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ब्लड यानी ह्यूमन ब्लड मानव रक्त टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो देख ली थी। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड और कम्प्लीटली आज हम फिनिश करेंगे मानव रक्त में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में। तो कल जो हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या है और कैसे काम करता है, और फिर उसके बाद में हमने पढ़े थे कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जिसमें हमने देखा था पहला जो था प्लाज्मा और दूसरा सेल्स थी। प्लाज्मा के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद में आपके जो सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं और उसमें से हमने आरबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। और आज हम कहाँ से पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, फिर उनसे संबंधित कुछ बीमारियां, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस तरीके से हमारा ब्लड चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास और उसमें पढ़ेंगे आज हम ब्लड में आगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी। तो ह्यूमन ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? आपकी आरबीसी पढ़ ली थी और उससे पहले प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या फिर इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। कार्पल्स को आप सेल्स भी बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसके बाद में इसका जो अदर नाम है वो क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट्स। हिंदी में सेम नाम ल्यूकोसाइट। ऐसे ही हमने आरबीसी का क्या नाम देखा था? तो वो था एरिथ्रोसाइट। क्या था? एरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का क्या है? तब आप बताएंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको वर्ड जो है वो सफेद रंग के लिए दर्शाता है। किसके लिए? सफेद रंग के लिए, ल्यूको। ऐसे ही जो आपकी डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त रुधिराणु। क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिका या फिर रुधिराणु। कणिकाएं क्या हो जाएंगी? डब्ल्यूबीसी। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो जहां हमने पढ़ा था ब्लड का निर्माण होगा, और ब्लड में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो वहीं पर क्या होता है? जहां पर ब्लड यानी कि अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में निर्माण होता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पर रेड बोन मैरो लिख देता है कि आपकी जो आरबीसी है इनका निर्माण कहाँ होगा, तब वहां पे दिया होता है आपका रेड बोन मैरो। इसका मतलब क्या होता है? तो बोन मैरो हमने बताया था किसी भी लंबी हड्डी में एक खोखला भाग होता है, वहां पर कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं और वहीं से क्या बनता है? वहीं से आपका ब्लड बनता है। तो कहीं कहीं पर क्या होगा, यहाँ कलर जो है, टिश्यू जो है आपका बोन मैरो में रेड कलर का होगा, तो उसी को हम बोल देते हैं रेड बोन मैरो। क्या बोलेंगे? रेड बोन मैरो। या बोलें कि जहां से आरबीसी का निर्माण होगा वहां पर उस भाग को हम बोल देते हैं रेड बोन मैरो। ऐसे ही कहीं कहीं पर येलो बोन मैरो लिखा मिल जाता है, तो वहां से क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। उसका जो कलर होगा हल्का सा व्हाइट या फिर येलो होगा, तो इसलिए उसको येलो बोन मैरो और रेड कलर वाले को रेड बोन मैरो बोल देते हैं। तो बात एक ही है, आपका चाहे पूछ ले डब्ल्यूबीसी या फिर आरबीसी या ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में ही होगा, अस्थि मज्जा में ही होगा। इसके आगे जीवन की बात करें तो निर्माण होता है, फिर उसके बाद में ये 2 से 4 दिन तक जीवित रहती हैं। जो सेल्स हैं वो कितने दिन तक? डब्ल्यूबीसी जो है वो कितने दिन तक? 2 से 4 दिन तक। और आरबीसी का हमने बताया था जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है, तो वो होता है 120 डेज का। लगभग 120 दिन आपकी आरबीसी का जीवन काल होगा और 2 से 4 दिन आपको लिखा मिलेगा किसका? डब्ल्यूबीसी का। फिर इसके बाद में क्या होगा? इनकी डेथ होगी। तो डेथ कहाँ होगी? ये आपकी ब्लड में ही हो जाती है। जो डब्ल्यूबीसी की डेथ है वो कहाँ होगी? ब्लड में ही यानी खून में ही हो जाती है।
जबकि आरबीसी का हमने कहाँ पढ़ा था, या तो लीवर में या फिर स्प्लीन में, जिसको बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। तो आरबीसी की डेथ कहाँ होती थी, स्प्लीन या फिर लीवर में, और डब्ल्यूबीसी की ब्लड में ही हो जाती है। फिर उसके बाद में हमने कल एक पॉइंट डिस्कस किया था आरबीसी के बारे में कि ये रीजनरेट कहाँ पर होती है, पुनर्निर्माण इनका कहाँ होता है, तो वो उसका आंसर था आपका स्प्लीन यानी प्लीहा, और इसी कारण प्लीहा को हम आरबीसी या ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी का पुनर्निर्माण हो रहा था। अब जो डब्ल्यूबीसी है ये मरती कहाँ पर है, तो ये तो खून में ही मर जाती हैं, तो खून में ही ये जनरेट भी होंगी, तो इनका निर्माण भी कहाँ होगा, रक्त में ही होगा यानी ब्लड में ही होगा। पुनर्निर्माण की बात करें तो कहाँ पर, ब्लड में ही इनका पुनर्निर्माण भी होगा। अगली बात करें इसकी कि संख्या में कितनी होनी चाहिए, तो हमने कल डिस्कस किया था जो आपकी आरबीसी हैं, आरबीसी ये मिलियंस में होती हैं। उसके बाद में आपकी प्लेटलेट्स ये लाख में होती हैं, और आपकी डब्ल्यूबीसी ये कितने हजार में होती हैं, 1000 में। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा मात्रा किसकी थी, आरबीसी की, उससे कम क्या होंगी, प्लेटलेट्स होंगी, और सबसे कम क्या होंगी, डब्ल्यूबीसी होंगी। तो लगभग 8000 पर 100 ml इनकी जो है संख्या होती है एक स्वस्थ मनुष्य में। आगे अगर बात करें आकार की, तो आकार इनका अनिश्चित होता है। जो डब्ल्यूबीसी है ये अनिश्चित आकार की होती है, इनका कोई भी आकार नहीं होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। तो कहीं कहीं पर आपको अमीबा के आकार का भी लिखा मिल सकता है कि डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के आकार का होता है, जबकि अमीबा का भी कोई आकार नहीं होता और डब्ल्यूबीसी का भी आकार नहीं होता है। तो इसलिए कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है कि डब्ल्यूबीसी अमीबा के आकार की होती हैं। इसके बाद में हमने कल पढ़ा था आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी का हमने बताया था बाइकानकेव होती है यानी द्विअवतल उनका आकार होता है, और डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, याद रखना है आपको। आरबीसी में हमने पढ़ा था केंद्रक नहीं पाया जाता है, या कहें मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसी तरीके से आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में आपका अंतर भी क्लियर हो रहा होगा। अगला कार्य की बात करें तो आरबीसी का कार्य क्या था, उसमें पाया जाता था हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता था, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़कर सभी अंगों तक पहुंचाता था और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता था। जबकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि इम्यूनिटी प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। हमारे शरीर के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो रहा है तो उससे कौन बचाएगा, आपकी डब्ल्यूबीसी। क्या काम करती हैं, ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं, और इसीलिए इनको हम कहते हैं सैनिक कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, सैनिक कोशिकाएं, या फिर हम फाइटर सेल भी बोल सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं हम टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करें अगर हम, तो डब्ल्यूबीसी के मेनली 5 टाइप्स हैं, 5 प्रकार की आपकी डब्ल्यूबीसी हैं, क्योंकि इनका कोई आकार ही नहीं होता है, अनिश्चित आकार की होती हैं, तो इनके कुछ काम अलग अलग होते हैं। बाकी डब्ल्यूबीसी का काम तो सिर्फ इम्यूनिटी प्रदान करना है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना है, लेकिन उसमें भी कुछ टाइप्स हैं जिनके थोड़े थोड़े कुछ कुछ काम अलग अलग हैं। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स की बात करें तो ये सबसे बड़ी होती है, इनका आकार जो है सबसे बड़ा आकार होता है। जब आप डब्ल्यूबीसी के आकार की बात करेंगे तो सबसे बड़ा आकार किसका मिलेगा आपको, मोनोसाइट का, और सबसे छोटा आकार किसका मिलेगा, तब आप बताएंगे लिम्फोसाइट का। सबसे छोटा आकार किसका होगा, लिम्फोसाइट का। उसके बाद में है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इनकी अगर हम बात करें तो ये संख्या में ज्यादा होंगी, अधिक मात्रा में होंगी, संख्या में क्या होंगी, अधिक होंगी न्यूट्रोफिल्स, सबसे अधिक, और सबसे कम होंगी आपकी बेसोफिल्स। कैसी होंगी, सबसे कम, सबसे कम मात्रा में होंगी
बेसोफिल्स। इसी तरीके से यदि हम बात करें इस्नोफिल्स की, तो ये क्या काम करती हैं? इस्नोफिल्स जो आपके WBC हैं, ये आपको एलर्जी से बचाते हैं। किससे? एलर्जी से बचाती हैं। एलर्जी आप जानते हैं हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से हो सकती है, किसी को धूप से एलर्जी, किसी को आपकी धूल मिट्टी से एलर्जी, इस तरीके से किसी को कुछ सब्जियां हैं उनको खाने से एलर्जी। तो इस्नोफिल्स जो है ये क्या काम करता है? किसी भी एलर्जी के प्रति इम्यूनिटी प्रदान करता है। और बात करें यदि हम न्यूट्रोफिल्स की, तो ये क्या करता है? रोगाणुओं का भक्षण करता है। रोगाणुओं का भक्षण करने का काम किसका होता है? तब आप बताएंगे। रोगाणुओं का भक्षण करने का काम न्यूट्रोफिल्स का होगा। क्या करेंगी? रोगाणुओं को भक्षण करने का काम आपकी न्यूट्रोफिल्स करती हैं। बेसोफिल्स के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे, ये हिपैरिन का निर्माण करती हैं। हिपैरिन का निर्माण करती हैं। ये हिपैरिन क्या है? तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं होने देता है। क्या करता है? ब्लड के क्लॉट से बचाता है, यानी कि रक्त का थक्का जमने से बचाता है। रक्त का थक्का जमने से बचाता है, जो कि कौन बनाता है? आपकी WBC। और WBC में भी कौन? बेसोफिल्स नामक WBC क्या बनाती हैं? हिपैरिन बनाती हैं, जो कि क्या काम करता है? हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं होने देता है। इसके आगे हम बात करें अगर, तो ये हैं आपके 5 टाइप WBC के, जिसमें आपका ये है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में याद रखेंगे T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, 2 प्रकार इसके देखे जाते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। इसमें जो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस पूरा देखने को मिलेगा, ये पहचान है लिम्फोसाइट की। ऐसे ही आपकी मोनोसाइट, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कुछ किडनी के आकार का होगा। किडनी हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके से कुछ आपकी किडनी होती है सेम के बीच की आकार की। तो इसी तरीके से आपका मोनोसाइट में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। किसमें? मोनोसाइट WBC में। इस्नोफिल्स की बात करें तो इसमें जो है 2 केंद्रक होते हैं। इस्नोफिल्स में कितने न्यूक्लियस होंगे? तो 2 केंद्रक होंगे इसमें, ये याद रखेंगे। इसके बाद में बेसोफिल्स में भी 2 केंद्रक होंगे, लेकिन वो एक में जुड़े ही होंगे, जुड़े हुए होंगे आपके कुछ इस तरीके से, जैसे कि पहले नहीं PCO वाला जो हेडफोन आता था, या अब हेडफोन की बात करें तो इस तरीके से कुछ एक में जुड़े ही हुए 2 न्यूक्लियस होंगे आपके बेसोफिल्स में, और इस्नोफिल्स में एक जैसे 2 न्यूक्लियस होंगे, अलग अलग होंगे। अगर बात करें हम न्यूट्रोफिल्स की, तो इसमें 2 से अधिक क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे। क्या होंगे? 2 से अधिक न्यूक्लियस होंगे। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं WBC के टाइप्स को। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, आगे बात करें अगर, ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? तो ल्यूको अभी हमने वर्ड किसमें पढ़ा था? आपके WBC में। तो ये क्या होता है? WBC की संख्या में असामान्य वृद्धि। कहने का मतलब WBC जब बढ़ जाती है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। संख्या में, WBC की संख्या में अगर वृद्धि हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। ऐसे ही जब WBC की कमी हो जाती है तब क्या बोलते हैं? तब बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। जब आप CBC टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको पूरा डिटेल में देखने को मिलेगा कि आपकी WBC कितनी है, WBC में कमी या अधिकता है, या फिर RBC कितनी है, तो उसमें पूरा ब्लड की जांच आपको देखने को मिलेगी। उसी में आपने देखा होगा, सब मिलेगा। उसके बाद लिखा है WBC की कमी में, कमी को हम क्या कहेंगे? ल्यूकोपीनिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। अगला है ल्यूकीमिया, ये आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है? WBC में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है WBC में? पहली बात तो कैंसर क्या होता है?
तो कैंसर क्या है, कोशिकाओं में जब अनियंत्रित विभाजन होने लगता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगता है। बननी थी 4 कोशिकाएं, लेकिन क्या हुआ, कोशिका विभाजन के दौरान बन गई 8 कोशिकाएं। तो इस तरीके से जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है तो वहीं पर क्या होगा, एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर कैंसर बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी WBC थी, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर सिर्फ मात्रा बढ़ रही है तो हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। कोशिका विभाजन के दौरान बढ़ती जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकीमिया। ये क्या है, WBC की कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है और अनकंट्रोल यानी कि लगातार अनियंत्रित विभाजन होता ही जा रहा है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकीमिया। आगे बढ़ें। अगला है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ब्लड पढ़ा, आरबीसी पढ़ लिया, सॉरी प्लाज्मा पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ लिया, WBC, और अब क्या पढ़ना है, अब बचा है आपका ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। तो इसका जो नाम होता है वो होता है थ्रम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे, थ्रम्बोसाइट्स। और आपकी जो WBC थी उनका क्या था, ल्यूकोसाइट्स। क्या था, ल्यूकोसाइट्स। और आपकी आरबीसी थी उसका एरिथ्रोसाइट्स। तो इस तरीके से नाम याद रखेंगे। थ्रम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स या हिंदी में रक्त बिंबाणु। काम की बात करें तो इनका जो मुख्य काम होता है वह रक्त स्राव को रोकना होता है। क्या बोलेंगे, रक्त स्राव को रोकना। कहने का मतलब जब चोट लग जाती है उसके बाद में रक्त का थक्का बनना, ये किसका काम है, ये आपकी ब्लड प्लेटलेट्स का काम है। कितनी होनी चाहिए, तो मैंने बताया था ये लाखों में होती हैं। तो लगभग 1.5 से 4.5 लाख, कितने में, 1 माइक्रोलीटर में ये होती हैं। अगला अगर बात करें तो ये क्या काम करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करती हैं आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। और सबसे ज्यादा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता देंगी वो आपकी WBC होंगी, जिनको हम सैनिक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से प्लेटलेट्स की अगर कमी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया वर्ड हमेशा कमी को दर्शाएगा। तो थ्रम्बोसाइटोपिनिया, जैसे वो था ल्यूकोपिनिया। WBC की कमी क्या थी, ल्यूकोपिनिया। ऐसे ही प्लेटलेट्स की कमी को क्या बोलेंगे, थ्रम्बोसाइटोपिनिया। और प्लेटलेट्स की अधिकता को क्या बोलेंगे, तो थ्रम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइटोसिस। डेंगू जो आपका होता है, इसमें क्या होगा, ब्लड में प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाती हैं। डेंगू बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। अगला कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारा ब्लड काम करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से अन्य अंगों तक ले जाता है, ये बात हम कर चुके हैं। जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों में, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे नाक से, हमने पढ़ा था रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम वायु लेते हैं तो उसमें आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये तीनों गैसें कहाँ जाती हैं, आपकी श्वास नली के द्वारा फेफड़े में पहुंचती हैं। और फेफड़े में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और यही ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब इसके साथ ये जुड़ जाएगा तब क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, किसके थ्रू, HB के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो कि कहाँ होगा, ब्लड में होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जो ब्लड क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन को फेफड़े से सभी अंगों तक ले जाता है। उसके बाद में ये खाली नहीं आता है, ये क्या करता है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहाँ लाएगा, फेफड़ों में, और फेफड़ों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उत्सर्जित की जाती है।
और क्या काम करता है, तो पोषक तत्वों को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अब ये पोषक तत्व कहाँ पर होंगे, तो आप खाना खाते हैं, उसके बाद में खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो देखिएगा। तो खाना खाने के बाद आपका जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में, और इसके बाद में छोटी आंत से जो पोषक तत्व थे वो ब्लड क्या करेगा, अपने साथ मिला करके पूरे शरीर तक पहुंचाएगा। तो ब्लड का काम क्या है, पोषक तत्वों को ले जाना, आपकी जो ऑक्सीजन है इसको ले जाना। उसके बाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको क्या करता है, आपका रक्त क्या काम करेगा, पोषक तत्वों को सभी अंगों तक ले जाएगा, लेकिन अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को ले जाकर के कहाँ छोड़ेगा, उनसे संबंधित जो ऑर्गन है जहां से उसको उत्सर्जित किया जा सकता है वहां ले जाकर के छोड़ेगा। तो और क्या काम करेगा, आपका हार्मोन का परिवहन भी करता है। जो आपकी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो कुछ हार्मोन्स बनाती हैं और जिनका हमारे शरीर में काम होता है। तो ये क्या करेगा, आपका रक्त हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अगला है अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये कहाँ ले जाता है, उत्सर्जी अंगों तक ले जाने का काम भी किसका होता है, आपके हीमोग्लोबिन का ही होता है। इसके बाद है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, जो कि आपके रक्त में क्या है, WBC है, और WBC क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। इसके बाद में ये क्या काम करता है, ताप नियंत्रक का भी काम करता है, थर्मोरेगुलेशन का भी काम करता है आपका ब्लड। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड टॉपिक था ये हमने 2 क्लास में फिनिश किया है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी क्लास और कंटेंट कैसा लगा। और कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक कमेंट जरूर करें और उसके बाद में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।